तो हम क्या क्या चीजें ऐसी पढ़ लें कि हम एक अच्छा स्कोर कर पाए। और कुछ तो बच्चों की इतनी नैया डूबी हुई कि सर बस पास करा दो तो है ना, लेकिन इस वीडियो के बीच में मैं तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताने वाला हूं कि सो दैट तुम लास्ट टाइम पे वो कर लो ना, आई थिंक मोर देन इनफ होगा। मैंने उल्टी डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाया तो देखो करंट कम होना होते 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 फाइंड दिया। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक तो निकलता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, जब निकलेगा ही नहीं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत क्या। तो यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ। तो जितनी तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे मतलब एनर्जी बढ़ाओगे, क्या उतनी पोटेंशियल बढ़ानी पड़ेगी स्टॉपिंग वाली। कल पता है क्लास में एक बच्चे ने बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन पूछा। आई थिंक तुम में से बहुत सारे बच्चों को वो वाला क्वेश्चन है कि सर ये लास्ट के 4-5 दिन बचे हैं, इनमें ऑब्वियसली बात हम पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ ऐसा बता दो सर अगर हम सब कुछ पढ़ चुके हैं तो हम कहां अपनी सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं। और सर हमने कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है हमने, तो हम क्या क्या चीजें ऐसी पढ़ लें कि हम एक अच्छा स्कोर कर पाए। और कुछ तो बच्चों की इतनी नैया डूबी हुई कि सर बस पास करा दो तो है ना, उन सब चीजों के लिए एक्चुअली में ये वीडियो सिर्फ उसके लिए नहीं। इस वीडियो के अंदर तो मैं सारे के सारे ग्राफ कराने वाला हूं, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम में हमें ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम हर जगह हाथ पैर मारोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ग्राफ करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के बीच में मैं तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताने वाला हूं कि सो दैट तुम लास्ट टाइम पे वो कर लो ना, आई थिंक मोर देन इनफ होगा। डर भाग जाएगा। सबसे जरूरी इस टाइम जब तुम एग्जाम हॉल में जाके बैठोगे ना, वो डर ही है जो तुम्हारे आधे नंबर खा जाता है। शुरुआत करते हैं वीडियो की, तो पहले पार्ट से शुरू करते हैं। जैसे चैप्टर 1 के अंदर तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राफ आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है। अगर मैं बात करूं किसके, स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल के लिए, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई साहब, जीरो। जैसे तुम बाहर सरफेस पाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R² होता है। मैं फॉर्मूले बताता चलूंगा, ग्राफ दिखाता चलूंगा। KQ/R² होता है सरफेस पर, कैपिटल R, अगर रेडियस R है तो। लेकिन अगर तुम बाहर चले जाओ तो KQ/r² होता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है भाई साहब, ठीक है। तो ये तुम्हारा किसका, स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल। लेकिन अगर मैं बोलूं नॉन कंडक्टिंग शेल के लिए, अच्छा मैं साइड हो जाता हूं स्क्रीनशॉट। अगर मैं बोलूं नॉन कंडक्टिंग शेल के लिए, तो नॉन कंडक्टिंग के लिए तुम्हारा अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सेंटर पर जीरो होता है, एग्जैक्टली सेंटर से दूर जाते जाते तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे तुम सरफेस पर पहुंचते हो तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। और जैसे तुम सरफेस से दूर जाने स्टार्ट होते हो फिर से वही फॉर्मूला आ जाता है, E=KQ/R², छोटा r²। तो ग्राफ तुम्हारा ऐसा हो जाता है, ठीक है भाई साहब। जैसे अगर तुम्हें बोलूं, अगर तुम्हारा सेंटर से दूर अंदर की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूले की बात करूं, E=KQ छोटा r/r³ हो जाता है। लेकिन बाहर निकलती फॉर्मूला E=KQ/R² होता है। फॉर्मूले पे जो अंदर वाला फॉर्मूला, उस पर क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है अगले चैप्टर के अंदर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर तुमसे ग्राफ बनवाया जाए, क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टिंग जो शेल होता है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। पर तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो वोल्टेज कांस्टेंट हो जाती है भाई। कांस्टेंट देखो, ये रहा कांस्टेंट। लेकिन जैसे तुम सरफेस पर आते हो, जैसे तुम आते हो सरफेस पर, पोटेंशियल उसके बाद घटना स्टार्ट होता है। यहां पर फॉर्मूला होता है V=KQ छोटा r। अगला 1 2 3 एंड गो। अब ओम्स लॉ में तुम्हारे दो ग्राफ बन जाते हैं भाई, है ना। एक ग्राफ तुम्हारा बन जाता है VI ग्राफ, एक IV ग्राफ। VI ग्राफ मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I की बात कर रहा है। तो यहां से जो निकल के आता है तुम्हारा V=IR। तो ये जो R आता है तुम्हारा, ये R, ये रहा स्लोप बता देता है तुम्हारा R, रेजिस्टेंस बताता है स्लोप। लेकिन अगर ग्राफ में उल्टा कर दूं तो ये 1/R बताता है, ठीक है। अगर यहां पे तुम्हारा स्लोप बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, यहां तुम्हारा स्लोप बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा गुड कंडक्टर का ग्राफ है। देखो जो सीधी लाइन होती है मतलब ओम्स लॉ फॉलो कर रही है, बट इन रियलिटी गुड कंडक्टर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई साहब। इसके बाद तुम्हारा बात करें, देखो टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है, तुम्हें पता है कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। देख लो ये रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, देखो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर उल्टा होता है भाई, देखो ये रहा, ठीक है। इसी तरह तुम्हारा एक ग्राफ है ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स का। यहां पर तुम्हारा पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, लेकिन इसके बाद देखो रेजिस्टेंस तुम्हारा नेगेटिव है। फिर यहां से देखो बी से लेकर डी तक तुम्हारा नेगेटिव रेजिस्टेंस आता है, देख लो ये दिया हुआ तुम्हें ना 1 2 3 आगे को। इसके बाद तुम्हारा आता है मैग्नेटिक फील्ड का। देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर की बात करूं, स्ट्रेट कंडक्टर के तुम अंदर तुम्हारा फॉर्मूला डायरेक्ट B=μ0I/2πr होता है, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तुम्हारे में क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है, उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो फॉर्मूला याद है μ0NI²/2 ब्रैकेट में R² + X² की पावर 3/2। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है भाई, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देख लो R के साथ है ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक। अब इसके बाद ये तुम्हारी एक कौन सी वायर है, एक कंडक्टिंग वायर है। एक वायर है जो थोड़ी विड्थ की है, सिलेंड्रिकल वायर है। तो इसके अंदर भी बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, इसके सरफेस पर भी और बाहर भी। तो देखो अंदर से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बाहर जाते फॉर्मूला तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। बाहर जाते फॉर्मूला तुम्हारा यही आ जाता है वापस से, ठीक है। आगे बढ़ जाओ भैया। इसके बाद अच्छा देखो, तुम्हें मुझसे जो जो डिमांड की क्या मैंने आज तक तुम्हें प्रोवाइड किया। तुमने मुझे बहुत पहले बोला था सर डेरिवेशन की वीडियो चाहिए, ला दिया मैं। तुमने फिर बोला था सर हमें क्वेश्चंस करा दो प्लीज, पीवाई की सीरीज आ गई। तुमने बोला था ग्राफ, तुम्हारे कमेंट ही देख रहा था मैं बैठ के, सर ग्राफ चाहिए। अभी भी कुछ चाहिए ना कमेंट में कर देना, आ जाएगा, टेंशन ना लो।
पर कमेंट कर देना तुरंत, है ना, जितने ज्यादा तुम बता दोगे ना मुझे। और कमेंट से ये मत किया अगर सर ये दे दो वो दे, भाई कभी कभी बता भी दे करो कि सर अच्छा लगा आप हमारे लिए लेके आए हैं यार, तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। और भाई इससे भी ज्यादा ठीक है तुम कमेंट करना भूल भी जाओ, कोई बात नहीं यार। भाई जब पेपर दे के आओ ना प्लीज मुझे बताना, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है एक टीचर के लिए कि उसके बच्चा जब एग्जाम दे के आए वो आके बताए कि सर आपने जो डेरिवेशन वाली वीडियो कराई थी ना उससे मैं डेरिवेशन पढ़ के गया था, सर आपने जो ग्राफ वाली वीडियो कराई थी ना उससे मैं ग्राफ करके गया था, सर आपने जो पीवाईक्यूज कराए थे ना मैं पीवाईक्यूज करके गया था, और सर मैं फोड़ के आया हूं एग्जाम। बस जैसे घर वाले एक फीलिंग के लिए हमेशा जीते हैं ना, कि हमारा बच्चा आके बोले कि पापा मम्मी मैं फाइनली कर आया, मैं कामयाब होके आ गया हूं, मैं पढ़ के मैंने टॉप कर दिया कर दिया। मम्मी पापा इसके लिए बैठे रहते हैं ना कि कान तरस जाते हैं इन चीजों को सुनने के लिए। मत तरसाना। सेम टीचर के साथ भी होता है भाई। टीचर चाहता है एक बच्चा कुछ ना करे, तुम मुझे भूल जाना, ठीक है, ऑब्वियस बात है भूल जाओगे। हर 2-3 साल बाद तुम्हारे भाई लाइफ अलग दिशा में चली जाएगी। बस कभी दिखू ना कहीं तो बस प्यार से बोल देना सर हम वही थे आपके स्टूडेंट 80, है ना, बस इतना याद रखना यार, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर, इसके अंदर तुम्हारे 3 ग्राफ है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। किसके साथ बना है? ससेप्टिबिलिटी के साथ। तो ससेप्टिबिलिटी का डायमैग्नेटिक से कोई लेना देना नहीं होता, तो देखो कांस्टेंट है टेंपरेचर बढ़ाने पर, लेकिन ससेप्टिबिलिटी देखो घट रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर हो जाती है कब? जब पैरामैग्नेटिक की बात आती है। लेकिन फेरो के अंदर पहले तो ग्राफ देखो कुछ ऐसा चलता है ना, और क्यूरीज टेम्परेचर के बाद ये पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करनी स्टार्ट कर देती है, देखो, है ना, क्यूरीज टेम्परेचर के बाद। ठीक, इसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट होता है, तो उसके अंदर तुम्हें याद होगा फेज डिफरेंस जीरो होता है। जब करंट मैक्सिमम तो ईएमएफ मैक्सिमम, जब करंट जीरो तो ईएमएफ जीरो। तो ग्राफ कैसा कुछ, ईएमएफ का ग्राफ ये रहा भाई, देख रहे हो, करंट ईएमएफ यहां जीरो तो करंट भी जीरो, और देखो करंट का ये रहा, दोनों सेम फेज में चलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडक्टिव सर्किट की, इंडक्टिव सर्किट के अंदर भाई साहब तुम्हारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आता है। इंडक्टिव सर्किट के अंदर ईएमएफ π/2 फेज आगे चलता है, ये रहा ईएमएफ देखो π/2 फेज आगे, करंट ये रहा, ईएमएफ π/2 पे, फिर देखो ईएमएफ जीरो हुआ, करंट मैक्सिमम पर पहुंच गया। लेकिन अगर कैपेसिटिव सर्किट की बात करो, सिर्फ कैपेसिटिव सर्किट की बात करूं तो देखो कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट आगे चलता है π/2 फेज में, है ना, ये रहा देखो, है ना, ये रहा भाई साहब। अब कोई इक्वेशन भी मैंने डेरिवेशन में सारी लिखवाई, इनकी डेरिवेशंस भी कराई हुई है। डेरिवेशन वाली वीडियो तुमने देख लिया ना, डेरिवेशन वाली वीडियो हर एक बच्चा जिसने अभी तक कुछ नहीं किया वो जरूर देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखो जैसे रेजोनेंस का ग्राफ, अगर सिंपल सी बात करूं मैं, करंट जब मैक्सिमम होता है, तुम्हारा करंट जब मैक्सिमम होता है उसी को तुम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हो। सेम रेजिस्टेंस मिनिमम होता है जब तुम्हारा क्या ओमेगा, जब तुम्हारा XC इक्वल्स टू XL हो जाता है, इस टाइम पर तुम्हारा जो Z आता है, इंपीडेंस जो आता है, वो रेजिस्टेंस के बराबर आता है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, देखो मिनिमम रेजिस्टेंस पर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आती है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर चैप्टर के अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ इस तरह से आता है, वेव की डायरेक्शन ये रही। अच्छा तुम्हें वो डेरिवेशन वाली दिखा भी देता हूं भाई साहब, देखो ये रही। जैसे तुम एनसीईआरटी वाला चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाओगे, प्लेलिस्ट पे जाते देखो यहाँ पे देखना, जैसे तुम्हें पीवाईक्यू सारे यहाँ कराए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ तुम प्लेलिस्ट देखोगे तो देखो ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पे 2 पार्ट में, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। इसके अंदर मैंने फर्स्ट बुक की कंप्लीट डेरिवेशन कराई, इसके अंदर सेकंड बुक की सारी डेरिवेशन कराई मेरे छात्रों। चलो भाई इसके बाद आगे आ जाओ। अब इसके बाद अगले ग्राफ पे चलते हैं। अगला ग्राफ आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई, देखो ये है तुम्हारे एंगल ऑफ इसका प्रिज्म का, प्रिज्म के अंदर जो मिनिमम डेविएशन होती है ना, प्रिज्म के अंदर जो मिनिमम डेविएशन होती है, देखो जब I = E होता है उस टाइम पर तुम्हारा मिनिमम डेविएशन होता है। यही तुम्हारा मेन पूछा जाता है। इंटेंसिटी की बात करें अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो इंटेंसिटी तुम्हारी पता है कांस्टेंट होती है, विड्थ है ना, ये तुम्हारी देखो सबसे ज्यादा जीरो, ब्राइट फ्रिंजेस डार्क, ब्राइट डार्क इक्वल होती है। लेकिन अगर डिफ्रेक्शन के अंदर बात करूं तो बीच में इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है सेंटर ब्राइट फ्रिंज की, फिर इंटेंसिटी घटती रहती है, देखो घट रही है। इसके बाद आ जाओ फोटोग्राफ। अब इस चैप्टर के अंदर भाई ग्राफ आता ही आता है, इसके अंदर ग्राफ आता ही आता है, चाहे तो ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई सा भी ग्राफ। जैसे इंपॉर्टेंट तो सारे हैं। तुम्हारा फोटो करंट बढ़ता है इंटेंसिटी के साथ, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा फोटो करंट बढ़ेगा, है ना। लेकिन एक टाइम बाद क्या होता है, तुम अगर बैटरी की वोल्टेज बढ़ाते जाओ, जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे सब घूम रहे, तो करंट जितना हो सकता था हो गया। पहले तो करंट बढ़ा, देखो एक टाइम के बाद करंट सैचुरेट हो गया, यानी अब तुम बैटरी की पोटेंशियल बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, करंट अब नहीं बढ़ रहा भाई, सैचुरेट हो गया। ये ग्राफ तुम्हारा फोटो करंट वोल्टेज के साथ। लेकिन अब तुमने क्या किया, अच्छा देखो यहां पे पहले ग्राफ ये था, अब तुमने क्या किया, इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए, फिर करंट बढ़ गया, देखो, लेकिन थोड़ी देर फिर सैचुरेट हो गया। सही बात। यहीं से आता है तुम्हारे स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है कितना मैक्सिमम ऑपोजिट में पोटेंशियल लगाऊं कि सबसे मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए जो निकला था मेटल से, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, नेगेटिव में पोटेंशियल लगाना होता है। तो सोचो पहले इस वाले ग्राफ को देखो, फॉर एग्जांपल ये था कोई, ये करंट था ना, मैंने उल्टी डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाया तो देखो करंट कम होना होते फाइनली आ गया। अब मैंने जो फोटोन भेज रहा हूं उनकी एनर्जी बढ़ा घटा नहीं रहा, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए घटा दिए। इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा घटाऊंगा, है ना, तो करंट बढ़ घट रहा है।
लेकिन जो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो अभी भी उतनी एनर्जी लेके आ रहा है, तो मुझे रोकने के लिए जितनी पहले एनर्जी लगा रहा था वही अब लगानी पड़ेगी। तो यहां पर तुम्हारे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता, लेकिन तुम इंटेंसिटी चेंज मत करो, तुम एनर्जी चेंज कर दो। जो फोटोन आ रहे हैं मेटल पर टकरा रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसे रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। उसका ग्राफ ये रहा देखो। ये फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मतलब एनर्जी बढ़ाना, एनर्जी बढ़ा दी तो तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा लगानी पड़ रही है, देखो नेगेटिव में। ठीक है, आगे आ जाओ भैया। तो ये ग्राफ जरूर कर लेना, इसमें ये वाला ग्राफ, इसके ऊपर तो सीधा क्वेश्चन आया हुआ पीवाईक्यू में भी, मैंने कराया हुआ है। ठीक है, बेसिकली जो तुम्हारी इक्वेशन होती है वो तुम्हारी ये है भाई, है ना, ये मैंने पूरा लिख भी दिया। इक्वेशन इक्वल्स टू h न्यू 5h न्यू नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है। तुम स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बना रहे हो फ्रीक्वेंसी के साथ, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक तो निकलता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, जब निकलेगा ही नहीं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत क्या है। तो यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ। तो जितनी तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे मतलब एनर्जी बढ़ाओगे, क्या उतनी पोटेंशियल बढ़ानी पड़ेगी स्टॉपिंग वाली। और इसे पीछे बढ़ा के देखोगे, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये होता है स्लोप। स्लोप एक्चुअल में इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c, है ना। तो इस इक्वेशन से कंपेयर किया, देखो m ये रहा और c ये रहा, इंटरसेप्ट, और ये रहा स्लोप h अपॉन e। अगला ग्राफ देखो। इसके बाद आ जाओ अल्फा स्कैटरिंग। भाई अल्फा स्कैटरिंग नंबर ऑफ जो तुम्हारे जो भी क्या कहते हैं इधर उधर रेज टकरा के इधर उधर जा रही है, वो स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। चलो इसके बाद अब ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लो। इस चैप्टर से ग्राफ में से कुछ ना कुछ पूछ ही लिया जाता है। बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और यहां पे क्या है, मास नंबर दिया हुआ है। कह रहा बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगी अगर न्यूक्लियस स्टेबल है। तो ये तुमने पढ़ा होगा, न्यूक्लियस ज्यादा बड़े एलिमेंट्स का भी अनस्टेबल होता है, क्योंकि न्यूक्लियर की जो फोर्सेज होती है वो शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती है, और न्यूक्लियस तुम्हारा जो छोटे साइज होते हैं उनका भी अनस्टेबल होता है ना। जो मीडियम साइज वाले न्यूक्लियस होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत स्टेबल होता है, तो उसे तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए आयरन का सबसे ज्यादा स्टेबल माना गया। देखो आयरन का मास ये रहा, आयरन का जो तुम्हारा वो है ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा मानी गई है। ठीक है, अब जरा देखो, ये रहा तुम्हारा हाइड्रोजन। ठीक है, देख लो हाइड्रोजन, इसके बाद हीलियम की बढ़ गई, क्योंकि हीलियम तुम्हें पता है ना नोबल गैस है। फिर देखो लिथियम का कम हो गया, ये तुम्हें ग्राफ आना चाहिए। देखो यूरेनियम का कम होता जा रहा है, जैसे जैसे आगे जा रहे कम हो रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। इसके बाद फॉरवर्ड बायस का ग्राफ, तुम्हें पता है फॉरवर्ड बायस के अंदर भाई साहब तुम्हारा हल्का सा करंट फ्लो होता है, लेकिन तुम अगर हद से ज्यादा पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई कर दो तो वो एक टाइम पे क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है भाई। इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज मतलब वो वोल्टेज जिसके बाद तुम्हारे सर्किट के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो गए और एकदम से करंट इंक्रीज हो जाता है। रिवर्स बायस में भी क्या होता है, रिवर्स बायस में भी भाई, रिवर्स बायस में तो जल जाती है वो, रिवर्स बायस में जल जाती है। पहले तो करंट बहुत कम था, बहुत कम, बहुत ज्यादा कम। यहां करंट होता है तुम्हारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, यहां माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट कम। एकदम से तुमने इतनी ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दी कि भयंकर एकदम से करंट बढ़ गया। देखो यहाँ पे सीधी लाइन आ रही, तुम ध्यान से देखो, यहां सीधी आ रही है, यहां थोड़ी कर्व आ रही है। सीधी मतलब एकदम से भयंकर करंट बढ़ गया, तो इसकी वजह से जल जाती है कभी कभी। चलो आई थिंक इसके बाद लास्ट तुम्हारा हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर तुमने सोर्स वोल्टेज दी। तुम्हारा वोल्टेज या करंट का ग्राफ ये रहा, टाइम के साथ है ना, ये रहा भाई देखो टाइम के साथ। तो तुम्हें पता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर लगाने से तुम्हारी नेगेटिव वाली खत्म हो गई, लेकिन करंट आ रहा है पॉजिटिव, करंट आ रहा है रुक गया, आ रहा है फिर रुक गया। तो हमने क्या किया, फुल वेव रेक्टिफायर लगाया, तो ये सबको पूरा डीसी वोल्टेज में चेंज कर देता कंप्लीटली। और अगर तुम इसके बाद फिल्टर सर्किट लगाते हो ना तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, फिल्टर सर्किट का ग्राफ, ये मैं अलग से बना देता हूं। अब बताओ और क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, और बताओ क्या चाहिए। ठीक है, और कुछ रिक्वेस्ट मुझे कमेंट में बताना, मैं जरूर पूरी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ऑल्दो भाई मेरी थोड़ी सी अभी तबीयत लासाज है, तो पर मैं ट्राई करूंगा तुम लोगों के लिए ना। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक यार। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, है ना। तुम्हें जो भी जहां से मिले, जो भी टीचर पढ़ा इस टाइम पे, ये मत देखो यार कि हमें तो यही सर चाहिए वो चाहिए। अरे नहीं, जो टीचर जहां से जो पढ़ने को मिले ना यार, एट द एंड तुम्हें भाई अपने घर वालों के लिए करना है ना, तो ये सब चीजें अभी के लिए थोड़े दिन के लिए सब डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ, बस पढ़ाई में लग जाओ यार। जिसका अच्छा लग रहा है उसका पढ़ो, एंड टाइम पे जो 5-6 दिन में कर सकते हो करो, और लास्ट के दिन अपना दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करना। ठीक है, बाय। तुम्हारे एटी सर की तरफ से तुम सारे एटीज को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं तुम लोगों से जल्दी ही रिजल्ट के बाद।